वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कानिया। आज के इस क्लास में हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं जो बीपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम जो पॉलिटी स्टार्ट करेंगे वो ब्रिटिश भारत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ब्रिटिशों ने अपने शासन को चलाने के लिए जो एक्ट बनाए समय समय पे, हम उस पर चर्चा करते हैं आज, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात कि ब्रिटिश भारत कब आए, तो ब्रिटिश भारत 1600 ईस्वी में आए थे। उन्होंने एलिजाबेथ प्रथम, जो उस समय ब्रिटिश महारानी थी, के चार्टर द्वारा भारत में व्यापार के विस्तृत अधिकार लिए थे। कंपनी, जो कि अब तक दीवानी कार्यों तक ही सीमित थी, लेकिन 1765 ईस्वी के बाद वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर चुकी थी। अब हम देखते हैं कि जो समय समय पर कंपनी द्वारा शासन किया गया वो किन किन एक्ट के तहत किया गया, और इन एक्ट को भी दो शीर्षकों के अंतर्गत बांटा गया है। पहला है कंपनी का शासन, जो कि 1773 से 1858 तक है, और उसके बाद जो आया वो था सम्राट का शासन, यानी कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो सत्ता उनके हाथों में सीधे तौर पे चली गई थी। कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं रहा था सत्ता पे। तो सबसे पहले हम कंपनी के शासन का शीर्षक देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला रेगुलेटिंग एक्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का चार्टर अधिनियम। तो इसमें आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट जुड़े। तो ये है, कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा यह उठाया गया पहला कदम था। जैसे कि आज हम देखते हैं हमारे भारत में जो सरकार चलती है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है, एक संविधान बनाया गया है उसके हिसाब से चलती है। तो उसी प्रकार सारी जो सुचारू रूप से शासन को चलाना था उसके लिए कंपनी के कार्यों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम के माध्यम से समय समय पर नियंत्रित किया गया। तो पहली बार इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ये जो चार पॉइंट थे ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसकी जो मुख्य विशेषता थी, आइए देखते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया गया, और जो हमारे पहले गवर्नर जनरल बने थे वो कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। अब देखते हैं आगे। इसमें 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया तथा मद्रास व बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही रखा गया। फिर आता है कलकत्ता में इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश और इस साथ में अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि चार सदस्यों की पीठ थी। और ये जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कौन थे? तो एलिजा इम्पे। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं कि मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो एलिजा इम्पे। बाकी 3 के नाम उतने इम्पॉर्टेंट हैं नहीं। आगे देखते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और रिश्वत लेने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। अब जो पहले जो था, कंपनी के कर्मचारी लोगों से तरह तरह के रिश्वत लेते थे, तरह तरह के कर लगा देते थे और अपने निजी व्यापार करते थे, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त किया गया। फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये 10 साल के बाद इस एक्ट को लाया गया 1773 के बाद, जो कि एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए पारित किया गया था। गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। पहले जो 1774 ईस्वी में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट के अधीन ही गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल को रखा गया था। बट जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आया उसमें गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया तथा कंपनी के कर्मचारी को भी क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया, यानी कि जो निजी व्यापार तथा रिश्वत पे प्रतिबंध था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन पे कोई भी एक्ट लगाया जा सकता था, कंपनी पे आरोप लगाया जा सकता था, तो उससे वो बरी हो गए। कलकत्ता के सभी निवासियों को
सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम न्याय के लिए मुस्लिम कानून लागू किया गया और हिंदू न्याय के लिए हिंदू कानून लागू किया गया। यानी कि मुस्लिम और हिंदुओं के लिए अलग अलग कानून थे। हम आज भी देखते हैं कि मुस्लिमों का कानून थोड़ा अलग होता है और हिंदू का उससे डिफरेंट होता है। तो यहाँ भी वही बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोगों में कोई भी द्वेष ना पनपे, उसके लिए मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून रखा गया और हिंदुओं के लिए हिंदू कानून रखा गया। राजस्व संबंधी जो मामले थे तथा वसूली से जो जुड़े मामले थे, इसे सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया गया। यानी कि अब जो भी राजस्व संबंधी मामले थे, वसूली वाले मामले थे, वो वापस से फिर से गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। और जो प्रांतीय न्यायालयों की अपील थी वो गवर्नर जनरल के यहाँ होने लगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। अब है एक्ट ऑफ 1786, लेकिन इससे पहले ये थोड़ा सा मेरा सीरियल वाइज नहीं है, तो 1786 से पहले एक और एक्ट आया था और वो था 1784, जो कि था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इसमें कहा गया कि द्वैध शासन का, इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और जो कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे, उनका पृथक्करण कर दिया गया। इसके तहत द्वैध शासन की स्थापना हम देख चुके हैं। द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो जो द्वैध शासन हुआ वो एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिनके हाथ में पॉलिटिकल इश्यूज थे, और जो दूसरे थे वो थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनके हाथों में ट्रेड से संबंधित मामले थे। ये किस एक्ट की बात की जा रही है? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। इस अधिनियम में प्रथम बार कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों पर व प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण मिल गया। यहाँ इस एक्ट से पहले हम क्या देखते हैं कि कंपनी ही सारा जो शासन था वो संभाल रही थी, ब्रिटिश सरकार का कोई भी हाथ नहीं था, बस वो निगरानी कर रही थी, समय समय पर एक्ट्स बना रही थी। बट इस एक्ट्स के तहत ब्रिटिश सरकार ने कंपनी प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण ले लिया गया था। अब देखते हैं, अब आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1786। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में बंगाल के गवर्नर नियुक्त हुए तो उन्होंने 2 शर्तें रखी। पहला शर्त था विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार। यहाँ पे बात ये हो रही थी कि गवर्नर अगर कुछ अपने हिसाब से करना चाहता था तो उसे अपने काउंसिल से राय लेनी पड़ती थी और काउंसिल जो कहता था उसे वो मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। बट जब कॉर्नवालिस आए तो उन्होंने अपना गवर्नर जनरल बनने के लिए 2 शर्तें रखी, जो कि एक था कि वो विशेष मामलों में काउंसिल के निर्णयों को नहीं मानेंगे और दूसरा उन्हें सेनापति का पद प्रदान किया जाए, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मान भी लिया गया। इसे ही एक्ट ऑफ 1786 कहते हैं। अब आते हैं 1786 के बाद जो एक्ट आया वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793, यानी 1793 का चार्टर एक्ट। 1786 द्वारा कॉर्नवालिस को जो शक्ति मिली थी, अधिभावी शक्ति मिली थी, वो भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के लिए विस्तारित कर दी गई। ये एक्ट 1793 द्वारा 1786 के एक्ट को सभी गवर्नर जनरल के लिए विस्तारित कर दिया गया था तथा गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास की सरकारों के ऊपर नियंत्रणकारी शक्ति दे दी गई। यानी जो अब गवर्नर जनरल थे वो बॉम्बे तथा मद्रास के सरकारों के ऊपर भी नियंत्रण रख सकते थे। इसके तहत भारत पर व्यापार एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। हमने देखा कि कंपनी का एकाधिकार था भारत पर व्यापार का, तो इस एक्ट के तहत उसे 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया गया। फिर आते हैं 1793 के बाद हमारा एक्ट आता है 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसके तहत भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 1793 के एक्ट में हमने क्या देखा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब 20 वर्षों के बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो आया, उसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया तथा जो व्यापार था वो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। केवल चाय और चीन का जो व्यापार था वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अंतर्गत रखा गया। यानी कि चाय तथा चीन के साथ जो व्यापार हो रहे थे वो बस कंपनी वाले एकाधिकार के साथ कर सकते थे, लेकिन बाकी जो सारे व्यापार थे वो सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। केंद्र शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया गया। भारत की स्थानीय सरकार को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया।
भारत की जो उस समय जो स्थानीय सरकार थी भारत की, उसे व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए नियुक्त किया गया, यानी अधिकृत किया गया, और भुगतान ना करने पर दंड की व्यवस्था भी की गई। अब इसके आगे चार्टर एक्ट ऑफ 1883 यानी 1833 का चार्टर देखते हैं। क्या था चार्टर? तो भारत के केंद्रीकरण की दिशा में ये एक निर्णायक कदम था। अब इसके तहत हम देख रहे हैं कि भारत को केंद्रीकृत करने के लिए ये एक्ट लाया गया। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। इसके तहत जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिनका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है कि भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। किस चार्टर के तहत बने थे? तो वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1883। इसके तहत मद्रास व बम्बई को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत पहले बनाए कानून को नियामक कानून तथा नए बनाए गए कानून को एक्ट कहा गया। नियामक मतलब कि रेगुलेशन। तो पहले जो कानून जो बने थे उन्हें रेगुलेशन के तहत रखा गया, और जो नए कानून बनाए गए उसे एक्ट के तहत रखा गया। कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि कंपनी के जो व्यापारिक गतिविधि थे वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए, और उसे केवल किस लिए रखा गया? तो प्रशासनिक निकाय के लिए। कौन सा एक्ट है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया गया। यहाँ हम इस पॉइंट को देखेंगे कि खुली प्रतियोगिता के आयोजन का प्रयास किया गया, क्योंकि क्या हुआ कि बाद में इस पे विरोध होने के कारण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त भी कर दिया गया, यानी कि इसे इस एक्ट के तहत नहीं रखा गया। अब हमारा आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जो कि हमारा कंपनी के शासन के अधीन लास्ट एक्ट है, वो है। इसमें देखते हैं कि क्या पॉइंट्स है। तो चार्टर एक्ट की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसमें संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ये संवैधानिक विकास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम था। प्रथम बार गवर्नर जनरल को विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए तथा सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आरंभ किया गया। अभी हमने देखा 1833 के एक्ट में खुली प्रतियोगिता द्वारा चयन के आरंभ का प्रयास किया गया, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसे नहीं लाया गया। लेकिन 1858 का जो चार्टर एक्ट आया, इसके तहत इस चीज़ को वापस से आरंभ कर दिया, यानी कि सिविल सेवकों की भर्ती व चयन को वापस से आरंभ कर दिया गया। और जो 6 नए पार्षद जुड़े थे परिषद में, उन्हें क्या बोला गया? तो विधान पार्षद। इसके लिए जो सिविल सेवकों की भर्ती परीक्षा थी, इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। आगे देखते हैं। कंपनी के शासन का विस्तार पूर्व की भांति किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। प्रथम बार भारत केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ हुआ। जो भारत में पहले स्थानीय राजे रजवाड़े थे, वो केवल अपना शासन चला सकते थे, लेकिन उन्हें केंद्रीय विधान परिषद यानी नियम बनाने में, एक्ट बनाने में उनका कोई भी योगदान नहीं था। यानी जो हमने दो देखा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें स्थानीय प्रतिनिधित्व को कोई स्थान नहीं दिया गया था। लेकिन चार्टर एक्ट 1858 में इन स्थानीय प्रतिनिधित्व को स्थान दिया गया। परिषद के 6 सदस्यों, अभी हमने देखा परिषद में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य, जिन्हें विधान पार्षद के नाम से जाना गया। में से 4 का चुनाव कहाँ से किया गया? तो बंगाल, मद्रास, बम्बई व आगरा की स्थानीय सरकार द्वारा इनका चुनाव किया गया। आज ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि कंपनी के शासन के अधीन जो भी चार्टर एक्ट थे वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश शासन द्वारा जो सम्राट का जो शासन था, सीधे क्राउन के अंतर्गत शासन था 1858 से लेके स्वतंत्रता से पूर्व यानी 1947 तक, उसके अंतर्गत जो एक्ट बने, अगली वीडियो में हम उससे देखेंगे। थैंक यू।